गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं परिसीमा विधि के अंतर्गत जो प्रारंभ के चैप्टर में जो शॉर्ट नोट्स है उसको आपको प्रकाश डालूंगा। मैंने अपने पिछले पाठ में आपको शॉर्ट नोट्स के अंतर्गत विदेशी न्यायालय, विदेशी निर्णय संहिता, डिक्रीदार और निर्णीत ऋणी के बारे में प्रकाश डाला। साथ ही डिक्री के बारे में भी मैंने आपको बताया। आज मैं उसी के पार्ट 2 के अंतर्गत और एक अन्य शॉर्ट नोट्स के बारे में आपको बताऊंगा। आदेश ऑर्डर, इसे अधिनियम की धारा 214 में परिभाषित किया गया है। आदेश का मतलब है सिविल न्यायालय के विनिश्चय की ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति जो डिक्री नहीं है। जी हाँ, जो डिक्री नहीं है वही आदेश है। धारा 2 की उपधारा 14 बोलती है सिविल न्यायालय के विनिश्चय अर्थात निर्णय की ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति जो डिक्री नहीं है वही आदेश है। जिस तरह डिक्री के लिए वाद पत्र दायर करना जरूरी है, जबकि आदेश वाद पत्र या आवेदन पत्र दोनों में दिया जा सकता है। आदेश जो होता है वह आवेदन पत्र के आधार पर भी दिया जा सकता है। अतः सिविल न्यायालय का निर्णय का ऐसा औपचारिक अभिव्यक्ति जो डिक्री नहीं है उसे ही आदेश कहा जाता है 2 की उपधारा 14 के अंतर्गत। उसके बाद प्लीडर मतलब ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय में किसी अन्य के लिए नियुक्त किया जाता है, जो अभिवचन करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अतः ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय में किसी अन्य के लिए अभिवचन करने के लिए नियुक्त किया जाए उसे ही प्लीडर के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई वकील, कोई अधिवक्ता या फिर यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी अभिवचन करने का हकदार व्यक्ति, चाहे वो वकील हो, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे उच्च न्यायालय का अटॉर्नी हो। इसी तरह सरकारी प्लीडर वह व्यक्ति है जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो कार्य बताए गए हैं या उनमें से कोई कार्य को करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी प्लीडर के नाम से जाना जाता है। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो सरकारी प्लीडर के निर्देश के अनुसार कार्य करता है। अतः ऐसा व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा अधिरोपित किए गए कार्य को करने के लिए नियुक्त किया जाता है उसे सरकारी प्लीडर के नाम से जानते हैं। न्यायाधीश, जज, सिविल न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अर्थात जो सिविल न्यायालय का जो पीठासीन अधिकारी है उसे ही हम न्यायाधीश के नाम से जानते हैं। निर्णय, जजमेंट मतलब है डिक्री और आदेश का कथन। डिक्री और आदेश के आधारों के कथन को ही निर्णय के नाम से जाना जाता है। डिक्री को मैंने आपको धारा 2 की उपधारा 2 में परिभाषित किया और आदेश को आपको 2 की उपधारा 14 में मैंने बताया। तो डिक्री और आदेश के आधारों का कथन ही निर्णय कहलाता है, जजमेंट कहलाता है। ध्यान रखिएगा, लघुवाद न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय के निर्णय में 4 बातें अवश्य रहेगी। मैंने बताया लघुवाद न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालय का जो निर्णय है, जो ऊपर का न्यायालय है, उसमें 4 बातें अवश्य रहेगी। पहला, तथ्यों का संक्षिप्त विवरण अर्थात जो जानकारी हमें वाद पत्र में देनी है या जिस आधार पर अनुतोष की मांग करनी है, तथ्यों का संक्षेप में विवरण अवश्य दिया जाएगा न्यायालय के समक्ष। दूसरा, विवादक तथ्य, जब हमें अनुतोष प्राप्त करना है तो मामले में जो विवादक तथ्य है वो तथ्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तीसरा, विवादक तथ्य का विनिश्चय, जो विवादक तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए उसका विनिश्चय किया जाना चाहिए। और चौथा, विनिश्चय का कारण,
यह भी बताया जाएगा कि जो विनिश्चय न्यायालय ने दिया है उसके कारण क्या है। विनिश्चय के कारण को भी बताना अनिवार्य है। ध्यान रखिए, लघुवाद के न्यायालय में केवल विवादक तथ्य का दिया जाना और उसका विनिश्चय का दिया जाना ही पर्याप्त होता है, लेकिन अन्य जो ऊपर का जो न्यायालय है उसमें निर्णय में चारों बातें सम्मिलित होगी। अतः डिक्री और आदेश के आधारों का कथन ही निर्णय कहलाता है, जजमेंट। इसके बाद आ जाइए विधिक प्रतिनिधि, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। विधिक प्रतिनिधि कौन है? ऐसा व्यक्ति जो मृतक की संपत्ति में प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा व्यक्ति जो मृतक की संपत्ति में दखल अंदाजी करता है, या यदि कोई व्यक्ति प्रतिनिधि के तौर पर वाद लाता है तो वह व्यक्ति जिसे उस मृतक के मरने के बाद वो संपत्ति न्यायगत होनी है, वह व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि माना जाता है। अतः विधिक प्रतिनिधि के लिए तीन बातें देखना होगा। पहला, वह व्यक्ति जो मृतक की संपदा में प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा, वह व्यक्ति जो मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है, हस्तक्षेप करना। और तीसरा, यदि वह व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है तो ऐसा व्यक्ति जिसे उसके मरने पर संपत्ति न्यासगत होनी हो, प्राप्त होनी हो, ऐसा व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि कहलाता है। इसके बाद आ जाइए आप अंतःकालीन लाभ, मेसनरी प्रॉफिट। धारा 2 की उपधारा 12 में अंतःकालीन लाभ को परिभाषित किया गया है, जिसे हम मध्यवर्ती लाभ के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने का अधिकार है, क्योंकि कब्जा ही स्वामित्व की पहली सीढ़ी होती है। अतः यदि ऑनरशिप के लिए सबसे पहले उसका पोजीशन होना भी जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने का अधिकार है। अतः यदि कोई अन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के कब्जे से गलत तरीके से वंचित करता है, अनधिकृत रूप से उसका कब्जा छीन लेता है, तो ऐसी स्थिति में पहले व्यक्ति को न केवल अपनी संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार है, वरन उसे जो क्षतिपूर्ति हुई है उसे भी प्राप्त करने का अधिकार है। ऐसी क्षतिपूर्ति को ही अंतःकालीन लाभ, मध्यवर्ती लाभ के नाम से जाना जाता है, जिसे दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 12 में परिभाषित किया गया। अतः मध्यवर्ती लाभ से तात्पर्य ऐसा लाभ से है जब किसी व्यक्ति को संपत्ति के कब्जे से वंचित किया जाए तो संपत्ति का कब्जा वापस प्राप्त करना और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का जो अधिकार है और साथ में उसका जो ब्याज है, यही मध्यवर्ती लाभ के नाम से जाना जाता है। मध्यवर्ती लाभ का दावा केवल अचल संपत्ति के मामले में किया जा सकता है। मध्यवर्ती लाभ का निर्धारण, पहला, सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति संपत्ति से ऐसा लाभ जिसे वो मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, अर्थात ऐसा लाभ जिसे संपत्ति का सदोष कब्जा रखने वाला व्यक्ति यदि वो कब्जे से वंचित नहीं किया जाता तो वह मामूली तत्परता से भी उस लाभ को प्राप्त कर सकता था, तो ऐसा लाभ मध्यवर्ती लाभ कहलाता है। और दूसरा, ऐसे लाभ पर जो ब्याज है वह भी मध्यवर्ती लाभ कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे लोक अधिकारी, पब्लिक ऑफिसर। लोक अधिकारी, लोक अधिकारी कौन है? पहला, हर न्यायाधीश, न्यायालय के जो भी न्यायाधीश हैं, समस्त न्यायाधीश लोक अधिकारी माने जाते हैं। दूसरा है यहाँ पर अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य। अखिल भारतीय सेवा में जितने भी सदस्य हैं, सब के सब सदस्य जो हैं लोक अधिकारी ही माने जाते हैं। तीसरा, संघ की सेना, नौसेना, वायुसेना। संघ की जो सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, उसका हर आयुक्त, ऑफिसर, हर राजपत्रित अधिकारी
जब तक वो सरकार की सेवा में है वो लोक अधिकारी माना जाएगा। ध्यान रखिए, संघ की सेना, नौसेना, वायु का हर ऑफिसर जब तक वो सरकार की सेवा में है लोक अधिकारी माना जाएगा। चौथा, न्यायालय का हर अधिकारी व्यक्ति। न्यायालय का हर अधिकारी जो दस्तावेज लिखता है, दस्तावेज को प्रमाणित करता है या न्यायालय में आदेशिका का निष्पादन करता है, शपथ पर साक्ष्य कराता है, ऐसा हर व्यक्ति जो न्यायालय में कार्य करता है वह लोक अधिकारी माना जाएगा। उसके बाद जो किसी परिरोध रखने में सक्षम है, ऐसा व्यक्ति जिसे यह अधिकार है कि वह अपने पद के पालन में किसी अन्य व्यक्ति को परिरोध रख सकता है, अपनी कस्टडी में रख सकता है, ऐसा व्यक्ति लोक अधिकारी है। जो किसी अपराध का निवारण करे, ऐसा व्यक्ति जो किसी अपराध का निवारण करता है, अपराध की इत्तला देता है, और ऐसा व्यक्ति जो अपराधी को न्यायालय में उपस्थित कराने के लिए जिसे नियुक्त किया गया है, ऐसा सभी व्यक्ति लोक अधिकारी माना जाएगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति रखता है, संपत्ति का व्ययन करता है, दस्तावेज तैयार करता है, ऐसा सभी व्यक्ति जो सरकार की सेवा में है लोक अधिकारी माना जाएगा। और अंत में कह सकते हैं, ऐसा हर व्यक्ति जो सरकार से वेतन पाता है, लाभ या कमीशन पाता है, ऐसा हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा में हो, जो सरकार की ओर से नियुक्त किया जाता है, ऐसे हर व्यक्ति को हम लोक अधिकारी कहेंगे। और अंत में एक अन्य शॉर्ट नोट्स, डिक्री के प्रकार। मैंने आपको बताया था धारा 2 की उपधारा 2 में डिक्री न्यायालय की ऐसी औपचारिक अभिव्यक्ति है जो विवाद के सभी या उनमें से किसी मामलों का पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करती है। डिक्री 2 प्रकार की है, प्रारंभिक और अंतिम। पहला, प्रारंभिक डिक्री। डिक्री प्रारंभिक तब मानी जाती है जब मामले का अंतिम रूप से निपटारा अभी नहीं हुआ है और अभी और भी कार्यवाही होना शेष है, तो ऐसी डिक्री प्रारंभिक डिक्री मानी जाती है। जब अभी कुछ मामलों का निर्धारण बचा है या उनमें से किसी का निर्धारण अभी नहीं हुआ है, आगे कार्यवाही और होनी शेष है, तो डिक्री प्रारंभिक मानी जाती है। और दूसरा, अंतिम डिक्री। जब न्यायालय द्वारा मामले का अंतिम रूप से गुण दोष के आधार पर सुनकर निपटारा कर दिया गया है, निश्चायक रूप से अवधारण कर दिया गया है, तो ऐसी डिक्री फाइनल डिक्री, अंतिम डिक्री कहलाती है। कभी कभी डिक्री अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम भी हो सकती है। जैसे कब्जे के मामले में डिक्री अंतिम होती है, लेकिन मध्यवर्ती लाभ, अंतःकालीन लाभ के मामले में डिक्री प्रारंभिक होती है, क्योंकि वो तब तक अंतिम नहीं हो सकती जब तक मध्यकालीन लाभ का निर्धारण न हो जाए। इस प्रकार मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत आपको दीवानी प्रक्रिया संहिता के जो सेकंड अध्याय है उसमें जितने भी शॉर्ट नोट्स है सभी के बारे में आपको विस्तार से प्रकाश डालने का प्रयास किया।